हेलो बच्चों, कैसे हो? तो हमारी एम्स की नई सीरीज में आपका स्वागत है अगेन। हमने कल जो किया था वो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस किया था, याद है? बोलो हाँ कि ना। तो जब हमने वो किया था तब हमने लास्ट में किस पे छोड़ा था? हमने लास्ट में छोड़ा था पार्शियल प्रेशर वाले कॉन्सेप्ट पे। किस पे छोड़ा था? पार्शियल प्रेशर वाले कॉन्सेप्ट पे, जिसमें हमने बताया था कि प्रेशर हाई है, वहां से आपका क्या आता है, लो प्रेशर की तरफ इजीली आपका क्या होता है, ट्रांसफर होता है गैसेस का, है ना। तो अब देयर इज प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफर तो होगा, लेकिन किस फॉर्म में ट्रांसफर तो होगा, बट किस फॉर्म में होगा वो भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। कि आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है वो डिफरेंट फॉर्म्स में हो रही है, आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रही है वो भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हो रही है। तो कौन से फॉर्म्स कैसे कहां ट्रांसफर होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सुनो जरा, आप जरा ध्यान से, एक ही डायग्राम बनाऊंगा, उसके अंदर पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तुम्हें कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। जरा ध्यान से सुनना। यहां पे आपने क्या बोला? आपने बोला कि यहां पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ एन एल्वियोलाई। क्या प्रेजेंट होती है? देयर इज प्रेजेंस ऑफ एन एल्वियोलाई, है ना। अब एल्वियोलाई के अंदर तुमने बोला था स्क्वोमस एपिथेलियम प्रेजेंट है, पक्का? चलो मान लेते हैं, डिफ्यूजन में हेल्प करेगी। देन आपने बोला कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ कैपिलरीज। क्या प्रेजेंट है यहां पे? ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। ब्लड कैपिलरीज के अंदर आपका कौन सा, ये हार्ट से आ रहा था, तो हार्ट से आने वाला कौन सा था तुम्हारा यहां पे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेके आ रहा है, किसको लेके आ रहा है बच्चे, वो बता दो मेरे को एक बार। वो लेके आ रहा है CO2 को। किसको लेके आ रहा है? CO2 को। अब CO2 को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में लेके आएगा। वो क्या लेके आएगा? CO2 को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में लेके आएगा, जिसमें उसने क्या बोला, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स कौन सी हैं, याद करा दो मेरे को एक बार। सबसे पहले देखो CO2 का ट्रांसपोर्ट जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो CO2 के ट्रांसपोर्ट में आपने बात किया कि सबसे पहले CO2 जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ, किसके साथ काम आती है? हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगी और वो बनाती है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगी बच्चे? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो CO2 विद द हीमोग्लोबिन विल फॉर्म कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो सबसे पहली फॉर्म है ना, ये आपको मिलेगी। दूसरी फॉर्म जो है वो है आपकी CO2 कार्बोनेट आयन फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलती है? HCO3 नेगेटिव कार्बोनेट आयन फॉर्म में। इसके साथ क्या होगा? H पॉजिटिव जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा इसके साथ? H पॉजिटिव जुड़ेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज लगेगा, क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड। क्या बनेगा बच्चे तुम्हारा? कार्बोनिक एसिड। एंड कार्बोनिक एसिड विल ब्रेक डाउन इनटू, किसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका बच्चे? H2O प्लस CO2। ठीक है, तो दिस विल बी द रिएक्शन। क्या हो जाएगा आपका? H2O प्लस आपको क्या मिला? CO2 मिला। क्या इतनी बात समझ आई? बोलो हाँ कि ना। अब फर्दर क्या बोला? HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, H2CO3, H2O प्लस CO2। कुछ आपका CO2 जो है वो आपका डिजोल्व्ड फॉर्म में भी मिलता है। किस में मिलता है बच्चे? आपका कुछ CO2 डिजोल्व्ड फॉर्म में भी आपको मिलता है। तो CO2 को लाने के लिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में तीन तरीके से आ गया। सबसे पहला आपका हीमोग्लोबिन के साथ, दूसरा आपका कार्बोनेट आयन फॉर्म में, तीसरा आपका डिजोल्व्ड। तो जब परसेंटेज की बात करोगे तो हीमोग्लोबिन के साथ बताते हैं आपका 20 to 25% ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट होता है। कार्बोनेट आयन के साथ आपका बताएंगे 70% CO2 ट्रांसपोर्ट किससे होगा? कार्बोनेट आयन की फॉर्म में होगा। और आपका बचा कुचा 5 to 7% आपका ट्रांसपोर्ट किस में होता है? डिजोल्व्ड फॉर्म में होता है। किस में होगा बच्चे? डिजोल्व्ड फॉर्म में होगा। क्या इतनी बात समझ आई? तो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के तीन तरीके
पूछे जाते हैं, तो याद रखना सबसे ज्यादा कौन है, कार्बोनेट आयन। अब क्या हुआ, जब आप एल्वियोलाई के पास आते हो, किसके पास आते हो, एल्वियोलाई के पास, तो कार्बमिनो हीमोग्लोबिन टूट जाता है CO2 प्लस HB के अंदर, हीमोग्लोबिन का पीछा छोड़ देगा CO2। जब वो इसका पीछा छोड़ देगा तो CO2 यहां पे हाई कंसेंट्रेशन हो गई, CO2 यहां चली जाएगी, ऑक्सीजन यहां आ जाएगी। जब ऑक्सीजन आ जाएगी तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा किसके साथ, आपका ध्यान दो यहां पे, आपका ऑक्सीजन जो है वो जुड़ जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ और वो बना देगा आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना देगा बच्चे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन कैरी आउट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा। हीमोग्लोबिन कहां से आया, जो CO2 के साथ आया था, किस फॉर्म में आया था, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। याद आया, पक्का। नेक्स्ट यहां पे CO2 टूट गया, ये CO2 टूटेगा और ट्रांसपोर्ट हो जाएगा एल्वियोलाई में। यहां से आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज द 97% ट्रांसपोर्टर ऑफ योर ऑक्सीजन। 97% आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है तो वो कौन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म है। कौन सी है बच्चे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म है, ध्यान रखना। अब यहां पे क्या हुआ आपका, देयर इज 5 to 7% डिजोल्व, इसके अंदर होगी ओनली आपका डिजोल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के अंदर जो डिजोल्व होती है वो 3%। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 2 तरीके से होती है और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरीके से होती है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड सम डिजोल्व फॉर्म इन प्लाज्मा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट इन कार्बामिनो एसिड, कार्बोनेट आयन, डिजोल्व फॉर्म। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बनता है तब आपका H पॉजिटिव साथ देता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज काइंड ऑफ एन एसिडिक, है ना, तो वो बनेगा तब H पॉजिटिव देगा, वहीं H पॉजिटिव आके क्या करेगा, जुड़ेगा किसके साथ, HCO3 नेगेटिव के साथ। कार्बोनेट आयन के साथ H पॉजिटिव जुड़ रहा था ना, तभी आपका कार्बोनिक एसिड बन रहा था और उसी कार्बोनिक एसिड से H2O प्लस CO2 निकाल रहे थे। तो सबसे पहले कार्बामिनो हीमोग्लोबिन आएगा, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस HB के अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर, हीमोग्लोबिन अटैच होगा ऑक्सीजन के साथ, वहां से H पॉजिटिव निकलेगा, H पॉजिटिव किसके साथ जुड़ जाएगा, कार्बोनेट आयन के साथ। तब आपका 70% ऑफ CO2 यहां से निकल गई और ये निकल गई, 20% ऑफ 20 to 25% निकल गई, यहां से निकल गई, देन डिजोल्व फॉर्म भी आपकी निकल जाएगी यहां से, और आपका ऑक्सीजन आ जाएगा 97%, डिजोल्व फॉर्म आ जाएगी 37%, और यहां से जो आपका ब्लड बना दैट विल बी योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा। क्या बनेगा बच्चे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा। क्या इतनी बात समझ आई आपको, बोलो हाँ कि ना, बताओ बच्चे। अब छोटी सी बात थी, पहली थी आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड 3 फॉर्म में आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन 2 फॉर्म में आती है, ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में और डिसॉल्व्ड फॉर्म में। अब देखो जरा ध्यान से क्या होगा, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो किसके अंदर चला गया, हार्ट के अंदर, हार्ट से वो चला गया आर्टरी के अंदर, आर्टरी से चला गया वो पूरी बॉडी के अंदर, चला गया। कल वाला कॉन्सेप्ट याद करो, सेम तो है, ये देखो यही था ना आपका, कल वाला कॉन्सेप्ट यही था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज इनटू आर्टरीज हार्ट, वहां से आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 यहां 95 था, यहां बॉडी टिश्यूज के ऊपर 40 था, तो इजी ट्रांसपोर्ट है ना। इसका भी देखते हैं, जरा ध्यान से देखो यहां पे। अब आपने क्या बोला, ये लो, अब आपने बोला कि यहां पे तो जी आपने ये यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पोच पोच ना हो जाए इसीलिए मैं अलग अलग लिख रहा हूं, यहां पे HCO3 नेगेटिव था, उसके साथ H पॉजिटिव आके जुड़ गया, तब आपको H2O प्लस CO2 मिल गया, CO2 ट्रांसपोर्ट हो गई। देन आपका कार्ब अमीनो HB था,
वो टूट गया CO2 प्लस Hb के अंदर और CO2 यहां से ट्रांसपोर्ट हो गया, है ना। वहीं पे आप क्या देख रहे हो, आपका अब यहां से H2O ट्रांसपोर्ट हो गया किसके अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। यहां से Hb ट्रांसपोर्ट हो गया किसके अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। तो उसने बनाया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या बनाया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यही किया है हमने। अब यहां से हार्ट से तुम्हारा आर्टरी से ब्लड गया बॉडी टिश्यूज को, किसको गया बच्चे, बॉडी टिश्यूज को। ये रही तुम्हारी बॉडी टिश्यूज। तो पहला कॉन्सेप्ट किसका था, पार्शियल प्रेशर का। यहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर आपका पार्शियल प्रेशर कितना होता है, आपका PO2 जो है दैट विल बी योर 95 mmHg। यहां पे PO2 जो है वो है 40 mmHg। तो इजी ट्रांसपोर्ट हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चला गया। अब क्या हो रहा है, ये जो आपकी बॉडी टिश्यूज हैं, बॉडी टिश्यूज के पास आपका PCO2 जो है वो कितना है, 45 mmHg, और इस ब्लड के पास आपका PCO2 है 40 mmHg। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर PCO2 हो गया। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हो रहा है, तो यहां पे क्या देखने को मिला, यहां पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि आपका जितना भी ये कॉन्सेप्ट है, जितना भी ये H2O लेके आ रहा है, यहां से H2O, ये H2O था, ये इसके पास चला गया था, यहां से H2O आ रहा है विद H2O। अब क्या हुआ, H2O ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर इसने दिया आपको CO2 और क्या बन गया, H2CO3। दिस इज योर कार्बोनिक एसिड। कौन है, कार्बोनिक एसिड, है ना। अब कार्बोनिक एसिड जो है वो टूटता है H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव, दैट विल योर कार्बोनेट आयन। क्या बनाता है बच्चे, आपका कार्बोनेट आयन बनाता है। तो HCO3 नेगेटिव कार्बोनेट आयन ये आ गया लो, ठीक है। इसके बाद आपको क्या देखने को मिला, Hb हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ये था ना आपका, ऑक्सी हीमोग्लोबिन आ रहा था यहां पे। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन के अंदर, Hb के अंदर। Hb यहां से उठ के आ गया यहां पे, तो इसके साथ फिर से क्या जुड़ जाएगी, CO2, और ये क्या बना देगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना देगा। और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन किसके पास आ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बताया था ना, एक छोटा सा डायग्राम कराऊंगा, उसी में पूरा का पूरा करा दूंगा। ये पूरा सर्कुलेशन है, समझ आया। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कैसे बना, जब बॉडी टिश्यूज के ऊपर CO2 प्लस Hb मिला तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना। जब आपका H2O प्लस CO2 बना तब कार्बोनेट आयन बना, आपको कार्बोनेट आयन बना। कार्बोनेट आयन आ गया यहां पे, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना यहां पे, और यहां से क्या हो गया, CO2 भी रिलीज हो गई, आपकी Hb भी रिलीज हो गई, ऑक्सीजन भी रिलीज हो गई, यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की फॉर्मेशन हो गई। क्या इतनी बात समझ आई, बताओ बताओ बच्चे जरा, है ना। अब नेक्स्ट जो है वो आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड के अंदर आपको कुछ वैल्यूज दी गई है। क्या, कुछ एनसीईआरटी की लाइंस दी गई हैं जिनसे जनरली क्वेश्चन बनने को आ जाता है। सबसे पहला जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के पास क्या बना, आपकी 2 अल्फा चेन्स 2 बीटा चेन्स। क्या हो गई, 2 अल्फा चेन्स हैं 2 बीटा चेन्स हैं। अब अल्फा चेन के पास क्या हो गया, हीमोग्लोबिन। क्या है, सॉरी हीमोग्लोबिन तो है ये, आपको क्या मिला, अल्फा चेन्स के ऊपर, ये अल्फा चेन्स के ऊपर मिला आपको ऐसे आयरन का कॉम्प्लेक्स। क्या मिला, आयरन का कॉम्प्लेक्स। क्या मिला, आयरन, और क्या मिला, आयरन का कॉम्प्लेक्स मिला। आयरन के साथ अटैच होगा तुम्हारा ऑक्सीजन। कौन अटैच होगा, ऑक्सीजन, ये लो। तो अब इसीलिए बोला गया है कि 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन अटैच टू 4 ऑक्सीजन एटम्स।
किसके साथ अटैच हो सकता है? 4 ऑक्सीजन के साथ अटैच हो सकता है। इसके बाद बोला कि आपका जो ट्रांसपोर्ट कर सकता है, इसका एक कॉन्सेप्ट है कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कितना करता है? कैरी करता है 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। कितना ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है? कैरी करता है 20, लेकिन ट्रांसपोर्ट करेगा ओनली 5। क्या करेगा? आपका कैरी करेगा आपका 20। अब आ गई तुम्हारी बॉडी टिश्यूज। कौन आ गई? बॉडी टिश्यूज। बॉडी टिश्यू कैरी करना एक अलग बात होती है। मैं कैरी कर रहा हूं 100 केजी का भार अपने ऊपर, लेकिन मैं किसी और को दे रहा हूं 10 केजी। तो सेम आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला कॉन्सेप्ट कि वो कैरी कर रहा है 20, लेकिन ट्रांसपोर्ट करेगा ओनली 5 ml ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है आपका? ट्रांसपोर्ट। तो ध्यान रखना, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना? 100 ml। 100 ml एक बारी में बॉडी टिश्यूज को कितना देगा? 5 ml देगा। कितना देगा बच्चे? 5 ml देगा। क्या इतनी बात समझ आई? बोलो हाँ कि ना। तो 5 ml उसने दिया सारा का सारा। ठीक है। अब नेक्स्ट जब आप देखते हो तो नेक्स्ट आपने देखा कि नॉर्मल लेवल, अब वहीं पे CO2 कितना ट्रांसपोर्ट करता है? यहीं पे एनसीईआरटी स्टेटमेंट है कि 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या कोई भी ब्लड, आपका डीऑक्सीजनेटेड लिखना जरूरी नहीं है, 100 ml ऑफ ब्लड लिख लेते हैं, सॉरी, 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है कितना? 4 ml ऑफ CO2। कितना ट्रांसपोर्ट करेगा बच्चे? 4 ml ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट करेगा। क्या इतनी बात समझ आई? बोलो हाँ कि ना। ये आपके कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। असर्शन रीजनिंग में या कई बार ट्रू फॉल्स में पूछ लिए जाते हैं, या डायरेक्ट डाटा की फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं, तो वो देने जरूरी हैं आपको। ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट जब आप बात करते हो तो नेक्स्ट आपने क्या बात करी? नेक्स्ट आप बोलते हो बच्चे, एक आपका इफेक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं बोहर्स इफेक्ट एंड हेल्डेन इफेक्ट। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। बोहर इफेक्ट के अंदर हेल्डेन वाली कंडीशन डाल देंगे, हेल्डेन के ऊपर बोहर वाली कंडीशन डाल देंगे। नहीं करना ऐसा, बिल्कुल दोनों को एक साथ समझा रहा हूं ताकि पूरी कंफ्यूजन ही दूर हो जाए। एक है आपकी बोहर इफेक्ट, एक है आपकी हेल्डेन इफेक्ट। कौन है? हेल्डेन इफेक्ट। ध्यान से सुनो। अब क्या बोला? बोहर इफेक्ट आपका कहां होगा और हेल्डेन इफेक्ट आपका कहां होगा? सबसे पहले तो ये कंफर्म होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, अब बोहर इफेक्ट के लिए आपका होगा बॉडी की टिश्यूज के ऊपर। कहां होगा बच्चे? बॉडी की टिश्यूज के ऊपर आपका बोहर इफेक्ट होगा। आपका लंग्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? हेल्डेन इफेक्ट देखने को मिलता है। जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपका बॉडी टिश्यूज पे क्या देखा गया? यहाँ पे ध्यान से सुनो। जब बॉडी टिश्यूज की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? बॉडी टिश्यूज की बात कर रहे हो, तो बॉडी टिश्यूज के बारे में तुम क्या बताते हो कि बॉडी टिश्यूज के अंदर टेम्परेचर जो है वो थोड़ा हैवी होता है। क्या होता है? टेम्परेचर आपका हाई। क्या होता है? आपका टेम्परेचर हाई रहेगा। कहां पे? बॉडी टिश्यूज के अंदर। तो बॉडी टिश्यूज पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन आपकी हीमोग्लोबिन से अलग हो रही है। क्या हो रही है? बॉडी टिश्यूज के ऊपर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो रही है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन है तुम्हारा? हीमोग्लोबिन। तो बोल रहे हैं डिक्रीज इन ऑक्सीजन एफिनिटी। क्या बोल रहे हो तुम? आपका डिक्रीज इन ऑक्सीजन एफिनिटी। किसका ऑक्सीजन एफिनिटी डिक्रीज होना? ठीक है, ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ एचपी, हीमोग्लोबिन। ये किस रीजन की वजह से होता है? ये आपका
तीन कंडीशंस की वजह से होता है। पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन एंड तीसरा कंडीशन। किसकी वजह से होगा? तीन कंडीशंस की वजह से होगा। जिन तीन कंडीशंस में आपको क्या देखने को मिलता है? सबसे पहला तो आपका बॉडी टिश्यूज पे क्या होता है? लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है कि नहीं होता? देखो अभी 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 बताया तुमने, लो पार्शियल प्रेशर कितना, ये लो आपका कितना था? 40 mmHg। सबसे लो कहां होता है? बॉडी टिश्यूज पे ही होता है। तो बॉडी टिश्यू आपका क्या है? लो पार्शियल प्रेशर है, इसीलिए वहां पे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट की एफिनिटी लो है ना, वो इजिली ऑक्सीजन को गिव आउट कर देगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन इजिली टूट जाएगा। ठीक है, तो ये तीन स्टेटमेंट में से कैसे भी आ सकता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाए, ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हो जाए। ठीक है, क्या इतनी बात समझ आई? देन क्या वहां पे हाई PCO2 होता है? बिल्कुल होता है। कितना होता है? 45 mmHg। ठीक है, लो कितना होता है? 40 mmHg। आपका बॉडी टिश्यूज के ऊपर प्रेशर मिलेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 मिलता है 45 mmHg। इसीलिए क्या हो गया तुम्हारा? इजिली ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट गया। टेम्परेचर क्या हो गया? यहां पे हाई हो गया। ठीक है, इसके अलावा हाई H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन। क्या मिलता है आपका? हाई H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन मिलता है, जिसकी वजह से आपको क्या हो गया? आपका पूरा का पूरा बोहर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। तुम्हें क्या मिलता है? सॉरी, ठीक है, बोहर इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई? इसका बिल्कुल अपोजिट है हेल्डेन। हेल्डेन में क्या हो रहा है? लंग्स। क्या? लंग्स। लंग्स के अंदर आपका क्या होता है? आपका टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल ही आपका क्या मिलेगा? लो मिलेगा। क्या मिलेगा? टेम्परेचर आपका लो मिलता है। लो टेम्परेचर पे क्या होगा भाई? टेम्परेचर आपका लो मिलेगा तो आपका डिक्रीज इन CO2 एफिनिटी, डिक्रीज इन CO2 की एफिनिटी जो है ना वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट HP। रेस्पिरेटरी पिगमेंट आपकी HB की कम हो जाएगी। तो यहां पे तीन सेगमेंट मिलते हैं। सबसे पहला है बच्चे आपका क्या होगा? यहां पे आपको हेल्डेन इफेक्ट के अंदर क्या देखने को मिलता है? आपको हाई PO2, हाई PO2 होती है ना, कितनी? 105 mmHg। वहीं पे सेकंड कंडीशन विल बी लो PCO2। लो PCO2 होगी तो 40 mmHg। वहीं पे आपकी थर्ड आपका लो H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन। ठीक है, और टेम्परेचर लो। चारों कंडीशन मिल गई तो CO2 टूटने लग गई। अगर ये चारों कंडीशन मिली तो ऑक्सीजन टूटने लग गई। ऑक्सीजन टूटने वाली कंडीशन को बोलते हैं बोहर्स इफेक्ट। अगर CO2 टूटने वाला कंडीशन होता है तो बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट। क्या यहां पे कोई कंफ्यूजन बचा तुम्हारा? आई होप कि नहीं बचना चाहिए, है ना? तो आपका क्या है? बोहर्स इफेक्ट एज वेल एज हेल्डेन इफेक्ट देखने को मिला। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट्स पे चलते हैं। क्या बॉडी टिश्यूज के ऊपर भी हीमोग्लोबिन होता है? क्या बॉडी टिश्यूज कंटेन स्पेसिफिक पिगमेंट या मसल्स कंटेन स्पेसिफिक पिगमेंट? मसल्स ऑफ बॉडी कंटेन करते हैं आपका मायोग्लोबिन। क्या कंटेन करते हैं बच्चे? मायोग्लोबिन कंटेन करते हैं। क्या कंटेन करते हैं? मायोग्लोबिन। अब मायोग्लोबिन क्या होता है? आपका मसल्स वाला आपका प्रोटीन होगा, मसल्स वाला पिगमेंट होगा जो कैरी करेगा ऑक्सीजन को। किसको कैरी करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। क्या इतनी बात समझ आई? अब एक और स्टेटमेंट है, वो एक बार बहुत पहले पूछी गई थी, रिसेंटली नहीं आई है, बहुत पहले आई है, कि आपका फीटल हीमोग्लोबिन का क्या आया है कि फीटल हीमोग्लोबिन
हैज हायर एफिनिटी विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ क्या है, हायर एफिनिटी देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है आपकी यहां पे हायर एफिनिटी? क्योंकि आपका जो फीटल हीमोग्लोबिन है आपका बाइंड करता है, आप बाइंड लेस विद 2BPG। किसके साथ? 2BPG के साथ आपका लेस बाइंड होता है फीटल हीमोग्लोबिन। कौन है 2BPG? आपका बाईफोस्फोग्लिसरल्डिहाइड, बाईफोस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, इसके साथ क्या होगा आपका, सॉरी ग्लिसरल्डिहाइड नहीं, एल्डिहाइड नहीं, एसिड है बच्चे, ग्लिसरेट, सॉरी बच्चे, देयर इज 2-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, 2-फॉस्फोग्लिसरेट के साथ आपका लेस बाइंड होता है फीटल हीमोग्लोबिन, आपका अडल्ट के अंदर आपका ज्यादा बाइंड होगा। क्या इतनी बात समझ आई? बोलो हाँ कि ना। अब यहां पे ध्यान से सुनना, एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, वो स्टेटमेंट पूछी गई है, रिसेंटली ही आई है, रिसेंट ईयर्स में। ठीक है, यहां पे क्या बोला, यहां पे बोला एक आपका कर्व बनता है। क्या बनता है? आपका कर्व बनता है, ये लो, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व। आपकी एनसीईआरटी सिर्फ डिसोसिएशन बोलती है, तो हम सिर्फ डिसोसिएशन पढ़ेंगे। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है ना, जहां पे आपको क्या होगा, आपका परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन आपको देखने को मिलता है। और वहां पे आपको यहां पे क्या देखने को मिली, ये परसेंटेज सैचुरेशन देखने को मिली। ठीक है, अब यहां पे बोला कि आपका हीमोग्लोबिन जो है ना वो अब देखो क्या होना चाहिए था। अब बेसिकली तो हम ये बोलते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन जो है ना उसके पास क्या हो गए, एक बस है जिसके पास 4 टायर है, मतलब 4 एफिनिटी है, या तो वो ऑक्सीजन के साथ आपका अटैच हो जाएगा या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच हो जाएगा। अब जैसा कि हमने अभी पढ़ाया वैसे लगता है थ्योरेटिकली, है ना, लगता है, सपोज है ना, आपका लंग्स में क्या करेगा, यही हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन पकड़ लेगा, है ना, और बॉडी टिश्यूज के ऊपर आपका क्या कर लेगा, बताओ जरा, ऐसे बॉडी टिश्यूज के ऊपर वो 4 CO2 पकड़ लेगा। ठीक है, देयर विल बी आपका CO2 ऐसे 4 CO2 पकड़ लेगा। बट ऐसा नहीं होता है, वो धीरे धीरे काम करता है, एक बारी में चारों ऑक्सीजन को भी नहीं छोड़ेगा, एक बारी में चारों कार्बन डाइऑक्साइड को भी नहीं छोड़ेगा। आपका क्या है, वो एक बारी में 2 नाव पे सवार होता है ना। वो कार्बन डाइऑक्साइड उसका पहला प्यार है, ध्यान रखना, आपका यहां पे एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, पहला प्यार है। सॉरी, ये क्या हुआ, आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बच्चे, उसका पहला प्यार है। कैसे? वो बोलता है कि CO2 के साथ HB जो है मोर एफिशिएंट बाइंडिंग बनाता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में CO2 के साथ जो बाइंडिंग बनती है हीमोग्लोबिन की वो ज्यादा रिलेटिवली स्टेबल होती है। इट मींस कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन इज मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या बना, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन इज मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये बात याद रखना बच्चे,
ठीक है, ये बात याद रखना। CO2 के साथ, अब CO2 क्या है, बुरी है ना तुम्हारे लिए, है ना, तो बुरी आदत है तो तुम बहुत अच्छे से पकड़ लेते हो। ऑक्सीजन अच्छी आदत है, उसको नहीं पकड़ोगे, लेकिन तुम CO2 को पकड़ लोगे, बुरी आदत को। तो वही सेम हीमोग्लोबिन का है तो हीमोग्लोबिन तुम्हारा ही ना, तो बुरी आदत है CO2 के साथ मोर एफिनिटी बना के खड़ा हो जाएगा, जबकि ऑक्सीजन के साथ इतना अच्छा एफिनिटी नहीं बनाता है। फिर यहां पे क्या हो गया, जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो आप क्या देखते हो, यहां पे ये लो आपका ऐसे, अरे ग्राफ गलत हो गया, ध्यान से सुनो, आपका जो एफिनिटी रहेगी वो ऐसे, ये थोड़ा सा, अब क्या होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए पहले तो वो बताओ, होना क्या चाहिए। होना ये चाहिए था कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड दिखा उसने कार्बन डाइऑक्साइड से अटैचमेंट ले ली, जैसे ही ऑक्सीजन दिखा उसने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के ऑक्सीजन से अटैचमेंट ले लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं करता वो। अगर वैसा होता तो जितना आपका ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता, वैसे 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 आपका क्या होता, ये आना चाहिए था। दिस शुड बी थ्योरेटिकली पॉसिबल, लेकिन जो आता है वो क्या है, आता है कुछ ऐसे, ये ऐसे एकदम से एफिनिटी बढ़ाएगा, देन सैचुरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यहां पे ऑक्सीजन है ना, ये है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैचमेंट है वो जितनी जल्दी छोड़नी चाहिए थी उतनी जल्दी नहीं छोड़ रहा है, धीरे 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 करके वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैचमेंट छोड़ रहा है। एट ए पॉइंट वो बहुत हाई ऑक्सीजन के साथ रिलेशनशिप में आ जाएगा और फिर सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है ना, और आपका एसोसिएशन, ऑक्सीजन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व आपका यही सेम पैटर्न शो करता है। वहीं पे आपको जब मायोग्लोबिन अपने फायदा देखता है, मायोग्लोबिन को फायदा ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो उसको कुछ फायदा नहीं है, तो मायोग्लोबिन जो है ना उसकी एफिनिटी बहुत ऐसे, ये लो ऐसे, ऑक्सीजन दिखते ही बावला हो जाएगा वो, ऑक्सीजन दिखते ही उसके साथ अटैच कर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैचमेंट ज्यादा शो करता ही नहीं है मायोग्लोबिन, है ना। तो दिस विल बी योर मायोग्लोबिन का पिगमेंट, दिस विल बी योर मायोग्लोबिन, दिस विल बी योर हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन को कार्बन डाइऑक्साइड से प्यार है, इसीलिए ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे रिलेशनशिप बनाता है। मायोग्लोबिन को प्यार भी ऑक्सीजन से है, अटैचमेंट भी उसी से है और उसी के साथ एसोसिएट होगा, इसीलिए जल्दी जल्दी अपना काम, कमिटेड आदमी। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड आदमी है ना, हीमोग्लोबिन इज कॉम्प्लिकेटेड देन मायोग्लोबिन। क्या इतनी बात समझ आई, बोलो हाँ कि ना, बताओ। चलो नेक्स्ट, जब आप देखते हो तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड आपका देखा, हेल्डेन इफेक्ट देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है कि इतनी सारी तुम्हारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, इसको संभालेगा कौन, इसको बनाएगा कौन, इसको रेगुलेशन कौन करेगा, कि रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग कौन है बच्चे, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग कौन करता है। ये तो बहुत ही अजीब सा दिख रहा है। ठीक है, चलो आपका आ गया रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, ध्यान से सुनो। ठीक है, आप रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में क्या देखते हो, यहां पे आपने रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग देखा, चलो देखो, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में तुम क्या देखते हो, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में तुम देखते हो देयर इज प्रेजेंस ऑफ ए रेस्पिरेटरी सेंटर। क्या प्रेजेंट होता है आपका, कुछ रेस्पिरेटरी सेंटर नाम की चीज प्रेजेंट होती है, कहां, ब्रेन में। कहां होगी, ब्रेन में प्रेजेंट होते। ब्रेन में कहां पे बच्चे बताओ, आपका क्या रेस्पिरेशन तुम्हारा, क्या ब्रीदिंग तुम्हारी एक इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी है,
क्या ब्रीदिंग तुम्हारी एक इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी है? पहले तो मेरे को ये समझाओ। यस, इट्स अ इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी। जब वो इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी है तो इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला ओब्लंगाटा। तो रेस्पिरेशन के लिए जो रिदम सेंटर होगा या रेस्पिरेटरी सेंटर होगा वो भी अराउंड कहां प्रेजेंट होगा? मेड्यूला, है ना। तो रेस्पिरेटरी सेंटर कहां होगा? मेनली आपका मेड्यूला के अंदर प्रेजेंट है, जिसको आप बोलते हो मेड्यूला ओब्लंगाटा। दैट विल बी योर मेड्यूला ओब्लंगाटा, है ना। और उसके बाद डोर्सल, देयर इज प्रेजेंस ऑफ, आपको क्या मिली? डोर्सल रेस्पिरेटरी आपको ग्रुप्स मिले। क्या मिले? डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप्स मिले। देन वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप्स आपको देखने को मिले, है ना। देन देयर विल बी, आपको क्या देखने को मिलेंगे? सम न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। क्या देखने को मिलते हैं? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर देखने को मिलते हैं बच्चे आपको, है ना। तो ऐसे आपको रेस्पिरेटरी सेंटर देखने को मिलते हैं, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो आपका क्या करेंगे? आपका रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग करते हैं। क्या इतनी बात समझ आई? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर आपका रिलीज करता है वीक सिग्नल एंड स्ट्रॉन्ग सिग्नल। अब जरा ध्यान से सुनना, जब वीक सिग्नल होगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा तो क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब वीक सिग्नल होता है, आप स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट में पूरा क्वेश्चन है, पूरा आंसर है। आपने बोला कि इंस्पायरेशन जो है ना, जो नॉर्मल आपका इनहेल एक्सहेल है, जो इंस्पायरेशन है वो आपका लास्ट करता है किसके लिए? 4-5 सेकेंड। अराउंड 5 सेकेंड में तुम एक टाइडल वॉल्यूम ऊपर नीचे कर लेते हो, इंस्पायरेशन एंड एक्सहेलेशन करते हो, कॉज कंप्लीट फिलिंग ऑफ लंग। आपके 5 सेकेंड में क्या होता है? आपका कंप्लीट फिलिंग ऑफ लंग्स हो जाता है ना। अब जरा ध्यान से सुनना, यहां पे बोला कि जब स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा, जब वीक सिग्नल होता है तब वो नॉर्मल है, कि वीक सिग्नल है कि भाई नॉर्मल है। आपका क्या हुआ? आपका एक बार आया सिग्नल लिया, अब मैं नॉर्मली खड़ा हूं, मैं ब्रीथ कर रहा हूं, नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। ओके, तो आपका न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इजीली वीक सिग्नल रिलीज कर रहा है। अब मैं क्या करने लग जाऊं? स्ट्रॉन्ग सिग्नल। अब मैं जानबूझ के स्ट्रॉन्ग सिग्नल कर रहा हूं, तो इस स्ट्रॉन्ग सिग्नल के दौरान क्या हो रहा है? आपका ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल की वजह से आपका इनहेल और एक्सहेल का टाइम पीरियड जो है वो लेस हो जा रहा है। अब मैं वीक सिग्नल था, एक इनहेल और एक्सहेल के बीच में एक ड्यूरेशन है। जब मैं स्ट्रॉन्ग सिग्नल करूंगा तो इनहेल और एक्सहेल के बीच का टाइम ड्यूरेशन कम होता है। याद रखना, कम होता है। बच्चे उल्टा लगा के आए थे। स्ट्रॉन्ग सिग्नल में आपका क्या होता है? इनहेल एंड एक्सहेल का बिटवीन जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाता है? लेस होता है। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इनहेल एंड एक्सहेल बढ़ जाएगा, लेकिन टाइम पीरियड उसके बीच का कम हो जाएगा। इसीलिए तो जो काम 5 सेकंड में होना चाहिए था वो 1 सेकंड में, 2 सेकंड में इतना हो रहा है। तो इसी वजह से नंबर ऑफ वर्क डन तुम्हारे बढ़ जाते हैं, है ना। पक्का? तो ये स्टेटमेंट हल्की सी घुमावदार है, इसको ध्यान से, है ना। इनटेक एंड एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल का टाइम पीरियड लेस होता है, इनहेल और एक्सहेल का काउंट बढ़ जाता है। टाइम पीरियड क्या हो जाता है आपका? बिटवीन टाइम पीरियड क्या हो जाता है? लेस, और आपका काउंट क्या हो जाता है? इंक्रीज। तो स्टेटमेंट में बोल क्या रहा है वो? क्या वो नंबर ऑफ इनहेल एक्सहेल की बात कर रहा है तो मोर लगा के आओगे, अगर वो टाइम पीरियड की बात कर रहा है तो लेस लगा के आओगे। तो ध्यान रखना इस स्टेटमेंट को। पक्का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब जो लास्ट जो बचता है बच्चे, लास्ट इज योर आपके डिसऑर्डर्स बचते हैं। क्या बचते हैं बच्चे आपके? डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब डिसऑर्डर्स में क्या देखने को मिलेगा? ध्यान से सुनो। डिसऑर्डर में सबसे पहला डिसऑर्डर है बच्चे, वो है आपका एस्थमा, एजमा बोल देते हैं।
एस्थमा बोल देते हैं। एस्थमा इज ए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जहां पे क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाती है। किसकी इन्फ्लामेशन होती है? आपकी ब्रोंकियोल्स के अंदर। ब्रोंकियोल्स कहां थे, कोई बता सकता है? ब्रोंकाइज एंड ब्रोंकियोल्स याद आया? कुछ ऐसा सा हमने किया था, ब्रोंकाइज एंड ब्रोंकियोल्स। ये रहा, नीचे आजा, नीचे आजा, आपके किधर गए, ये रहे, ठीक है। तो दीज आर योर ब्रोंकाइज एंड ब्रोंकियोल्स। तो इनके अंदर क्या आ जाता है, आपका स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। किसी भी एलर्जेंस की वजह से आ जाएगा, किसी भी कहीं पे भी आ जाएगा। तो एजमा के अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन। क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन इन किसके अंदर, ब्रोंकाई के अंदर एंड ब्रोंकियोल्स के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाएगी, तो एजमा हो जाएगा। नेक्स्ट विल बी योर एम्फीसीमा। क्या हो जाता है बच्चे, एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में क्या आता है बच्चे आपका, इट्स अ क्रोनिक डिसऑर्डर। इट्स अ क्रोनिक डिसऑर्डर देखने को मिलता है। और इस क्रोनिक डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि फू फू करने से, सिगरेट स्मोकिंग करने से, है ना। तो सिगरेट स्मोकिंग करोगे तो एल्वियोलाई तुम्हारे डैमेज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डैमेज। तो मत पिया करो सिगरेट, है ना। नेक्स्ट, कभी नहीं पीनी चाहिए। आपका ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर के अंदर क्या बोलते हैं बच्चे, कई जो वर्कर्स होते हैं वो कहां वर्क करते हैं, आपके डर्ट फैक्ट्रीज में, सीमेंट फैक्ट्रीज के अंदर, जहां बहुत सारा ग्राइंडिंग होता है ना। तो आपकी डस्ट जो है उसका डेपोजिशन जो है वो क्या हो जाएगा, फास्ट। क्या हो जाता है, फास्ट। अब डर्ट डेपोजिशन फास्ट होता गया लंग्स के अंदर। अब बेसिकली डर्ट डेपोजिशन हो रही है, लेकिन क्या नहीं हो रही, आपका इम्यून सिस्टम वीक होता जाता है। क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम इज कैपेबल ऑफ सम अमाउंट, कि कुछ अमाउंट को वो क्या करता रहे, आपका डर्ट अगर चला भी जाएगा तो कुछ अमाउंट को वो रेगुलेट कर लेता है, लेकिन हद से ज्यादा हो जाएगा तो वो रेगुलेट नहीं कर पाएगा। तो यहां पे डेपोजिशन क्या हो जाती है, फास्ट, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम क्या पड़ जाता है, वीक। इम्यून सिस्टम बिकम वीक हो जाएगा। अब इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो होगा क्या, बताओ जरा, होगा क्या, कौन बताएगा, होगा क्या बच्चे, आपका होने को आपको लंग फाइब्रोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है इसकी वजह से, लंग फाइब्रोसिस आपको बोलते हैं। आपके जितने भी आपके फाइब्रस टिश्यू थे वो इंफ्लामेट कर जाएंगे। फाइब्रस टिश्यू क्या हो जाएंगे, इन्फ्लामेट। क्या हो जाते हैं बच्चे, फाइब्रस टिश्यू इन्फ्लामेट हो जाते हैं, तो उसको लंग फाइब्रोसिस बोल देते हैं, है ना। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी, हेल्थ में भी रेस्पिरेशन जाओ ना, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर क्या हो जाता है, लंग फाइब्रोसिस होता है, ठीक है। क्योंकि आपका ओकेशन ही ऐसा है, आपका ऑक्यूपेशन ही ऐसा है। क्या इतनी बात समझ आई, पक्का। तो बच्चे ये हमारा पहला चैप्टर जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, उसमें से जितने मैंने क्वेश्चंस आए हैं वो भी कराए हैं, कॉन्सेप्ट जिनका आने का चांसेस है वो भी कराया है, ठीक है। अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। क्या इतनी बात समझ आई, थैंक यू वेरी मच बच्चे।